साथियों, एक बार फिर से आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम पटवार के पेपर हल कर रहे हैं। तो हमने पेपर कोड ए हल कर लिया था, अभी हम पेपर कोड बी हल करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप जाकर वो देख सकते हो। हमने 2022 का एक मैराथन वीडियो बना रखा है, आप जाकर वो देख सकते हो। उसमें हमने 2022 में जितने भी पेपर हुए हैं उनका सोल्यूशन आपको करवा रखा है। साथियों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये मान के चलो 80 से 85% जो पेपर है ना वो प्रीवियस ईयर एग्जाम से कवर हो जाता है। 80 से 85% कवर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो आप 2022 के जो मैराथन वीडियो डाल रखा है वो जाकर देख लीजिए और आपको खुद को अनुमान हो जाएगा। साथियों, इसी प्रकार हम 2021 का मैराथन वीडियो करने वाले हैं। सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको वीडियो लगा कैसा है। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन है साथियों ये। और उससे पहले मैं आपको और बताना चाहूँगा, हमने साथियों एक शॉर्ट नोट्स पे वीडियो बना रखा है। शॉर्ट नोट्स पे वीडियो बना रखे हैं, अलग अलग टॉपिक वाइज आपको शॉर्ट नोट्स करवा रखे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप जाकर वो देख सकते हो। जैसे 15 से 20 मिनट में एक टॉपिक कवर हो जाता है। मेवाड़ है, मारवाड़ है, चौहान हमने करवा रखे हैं। तो इस प्रकार आप जाकर वो देख सकते हो। और कन्फ्यूजिंग फैक्ट संबंधित कुछ चीज़ें डाल रखी है तो आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ से आप चीज़ें देख सकते हो। राजस्थान में पूछना चाहता है, उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बकत। उत्पादन क्षमता का आधार बताया गया है और हकत बकत का अर्थ हमसे पूछना चाहता है। हकत बकत जो साथियों क्या होता है कि एक प्रकार की सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? हकत बकत कहा जाता है। ध्यान रखने वाला पॉइंट है, रिपीट हो सकता है। जैसे साथियों, अगर आप रीट थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ईओ एंड आरओ की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान की किसी भी स्टेट लेवल, जैसे राजस्थान का कोई एग्जाम है उसकी आप तैयारी कर रहे हो ना, तो उन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। नेक्स्ट है साथियों, छप्पन बेसिन किस जिले में है? छप्पन का बेसिन जो आता है वो किस जिले के अंदर है? आपको ध्यान आना चाहिए। छप्पन का बेसिन का नाम लेते ही आप क्या टिक कर दोगे यहाँ पर? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अंदर छप्पन का बेसिन से हमको देखने को मिलता है। बांसवाड़ा और दूसरा कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? प्रतापगढ़। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर हमको ये देखने को मिलता है, तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। इसके अलावा आपको ये एक तो छप्पन बेसिन पूछ लिया, अगर ऐसा पूछा जाए छप्पन की पहाड़ी कहाँ पर है, ये तो छप्पन का बेसिन है। अगर छप्पन का बेसिन लिख दिया या मैदान लिख दो, छप्पन का मैदान पूछे तो आप क्या टिक करोगे? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ टिक करोगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है छप्पन की पहाड़ी, तो ये साथियों बाड़मेर के अंदर आ जाएगी। कहाँ पर आ जाएगी? बाड़मेर के अंदर आ जाएगी। सिवाना के आसपास का क्षेत्र इसके अंदर आता है। बाड़मेर इसमें बिल्कुल राइट रह जाएगा। किसमें? छप्पन की पहाड़ी में बाड़मेर, मैदान में बांसवाड़ा प्रतापगढ़ आ जाएगा, चाहे बेसिन बोल दो। ये वाला पॉइंट आपको साथियों ध्यान रखना है। मारवाड़ में दामिनी, साथियों ये देखिए, मैंने आपको ये वाला पॉइंट कितनी बार करवा रखा है। ये दामिनी दामनी ये वाला पॉइंट मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। दामनी पूछना चाहता है, मारवाड़ में दामनी क्या है? तो दामनी साथियों क्या है कि एक प्रकार की ओढ़नी है। ओढ़नी, दामनी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है। लेकिन साथियों मैं अगर आपको यहाँ पर लिख देता हूँ दामना, दामना क्या है? दामना ये एग्जाम में बहुत बार आता है। ये दामना दामिनी ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं। दामनी आपको ध्यान रखनी है, ओढ़नी है। दामना उंगली में पहने जाने वाला आभूषण है। उंगली के अंदर पहने जाने वाले आभूषण को दामना कहा जाता है। एक होता है साथियों दामिनी। अगर ये लिखा जाए ना दामिनी, तो ये क्या हो जाएगा? मस्तक पे पहने जाने वाला आभूषण हो जाएगा। दामिनी मस्तक पे पहना, यहाँ पे अनी लगा हुआ है ना, दाम, ये दामिनी बोला है मैंने, ये दामनी। दामनी एक प्रकार की ओढ़नी है, दामना एक प्रकार का उंगली में पहने जाने वाला आभूषण है। ये चीज़ें मैंने आपको बार बार एक साथ ही बताई है। जितनी बार हम इसमें डिस्कस करते हैं वो मैंने आपको बताया है। आप जाकर प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा साथियों। नेक्स्ट हमसे पूछना चाहता है कि कछुआ राजवंश के संस्थापक थे। कछुआ राजवंश के संस्थापक कौन थे? आपको ध्यान आना चाहिए, आपको ध्यान आना चाहिए। दुले राय कौन संस्थापक रहे हैं इसके? दुले राय इसके संस्थापक रहे हैं साथियों। दुले राय इसके संस्थापक रहते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये दुले राय जो होता है, एक तो ध्यान रखना है कि आपको नरवर एमपी से आता है। नरवर ये स्थान पड़ता है एमपी के अंदर, वहां से आता है। कब आता है साथियों? 1137 ईस्वी में। 1137 ईस्वी में दुले राय नरवर एमपी से आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है,
दोसा अपनी राजधानी बनाता है। दोसा को अपनी राजधानी किसको हराकर बनाता है? बड़गुजरों को हराकर। बड़ गुर्जरों को हराकर अपनी राजधानी, ऐसा पूछा जा सकता है कि बड़ गुर्जरों को हराकर दोसा राजधानी कौन बनाता है, तो आप क्या टिक करोगे? दुले राय। इसके अलावा एक चीज और आ सकती है, आपसे यह पूछा जा सकता है रामगढ़ राजधानी कौन बनाता है? रामगढ़ में राजधानी बनाता है साथियों मीणा शासकों को हराकर। अभी आपको मैं एक चीज और बताऊंगा जिससे आपका पॉइंट यहां पे क्लियर हो जाएगा। मारवाड़ मतलब ये मीणा शासकों को हराकर रामगढ़ के अंदर राजधानी बना रहा है। लेकिन अगर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है आमेर को राजधानी कौन बनाता है? आमेर में या ऐसा लिखा जा सकता है कि आमेर को या मीणा शासकों को हराकर आमेर राजधानी कौन बनाता है? ऐसा लिखा है कि मीणा शासकों को हराकर रामगढ़ कौन बना रहा है, तो दूल्हे राय टिक करेंगे। अगर ऐसा लिखा जाए कि मीणा शासकों को हराकर आमेर राजधानी कौन बना रहा है, तो हम क्या टिक करेंगे? कोकिल देव। क्या हो जाएगा? कोकिल देव वाला पॉइंट टिक हो जाएगा। मीणा शासकों को आमेर राजधानी कौन बना रहा है, तो कोकिल देव वाला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे 1207 ईस्वी के अंदर। कब? 1207 ईस्वी के अंदर बना रहा है। ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है साथियों। और साथियों एक चीज आपको ध्यान आनी चाहिए, तेजकर्ण जो होता है अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है। कौन से मंदिर का? अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है। और इसे हम जो दूल्हे राय है उसको हम तेजकर्ण के नाम से जानते हैं। क्या करोगे आप? तेजकर्ण के नाम से जानते हैं, जो कि अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाते हैं। अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण तेजकर्ण नाम ध्यान रखोगे। उपनाम जैसे जानते हैं दूल्हे राय को हम तेजकर्ण के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया कि 1137 ईस्वी के अंदर आता है साथियों। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ पूछना चाहता है। प्रमुख पीठ की अगर बात की जाए तो जोधपुर टिक करेंगे। प्रमुख पीठ पूछना चाहता है तो क्या टिक हो जाएगा? राजस्थान उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट की प्रमुख पीठ कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। ये वाला पॉइंट यहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, हमको पुस्तकें दे रखी हैं और लेखक दे रखे हैं जिनको सुमेलित करना है। ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं इस प्रकार। आपको ध्यान रखना है यहां पर राधा, ये राधा वाली पुस्तक जो है सत्य प्रकाश जोशी की है, यानी इसके अंदर आ जाएगा 3 नंबर। ए के अंदर 3 नंबर हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा हमारा, ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। उसके बाद हम मरुमंगल, मरुमंगल की अगर बात करें तो मरुमंगल के अंदर हो जाएगा सुमेर सिंह शेखावत 1 नंबर। और बाधा, बाथा में भूगोल ये किसकी हो जाएगी? हरीश बधानी यानी 2 नंबर। 3, 1, 2 वाला ऑप्शन ठीक हो गया। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं रहा है? आपको ध्यान आना चाहिए राजस्थान में क्रांति से संबंधित 6 स्थल हैं। 6 ही स्थल हैं, वो आपको ध्यान आने चाहिए, जहां पर 4 में तो क्रांति होती है, 2 में क्रांति होती ही नहीं है। तो नीमच हो गया, आउवा हो गया, अजमेर, ये तो क्या है? क्रांति से संबंधित है। लेकिन जयपुर के अंदर क्रांति नहीं होती है साथियों। 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं रहा था। नसीराबाद आपको ध्यान आना चाहिए, वहां से स्टार्ट होती है। नीमच हो गया, ये हमारा आउवा हो गया, अजमेर हो गया, आपको बयावर ध्यान आना चाहिए, खेरवाड़ा ध्यान आना चाहिए आपको, उदयपुर का क्षेत्र खेरवाड़ा। बयावर और खेरवाड़ा के अंदर आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्रांति होती नहीं है, वहां पर क्रांति नहीं होती है। वो वाला पॉइंट आपको जरूर ध्यान रहना चाहिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कौन सी जनजाति का पूछना चाहता है? ग्रासिया जनजाति का पूछना चाहता है। कौन सा नृत्य किया, उनका नृत्य कौन सा रहेगा, यहाँ पर हमको बताना है। वाल्लर नृत्य साथियों आपको ध्यान आना चाहिए। वाल्लर नृत्य, वाल्लर नृत्य जो है ग्रासिया, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर जोड़े दे रखे हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? एकलिंगजी मंदिर उदयपुर के अंदर है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। करणी माता मंदिर देशनोक के अंदर है। एकलिंगजी मंदिर उदयपुर के अंदर है। करणी माता का मंदिर देशनोक के अंदर है। मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ मेड़ता के अंदर है। मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ मेड़ता के अंदर मीराबाई का मंदिर है। आप सभी को पता होगा सूर्य मंदिर भरतपुर के अंदर नहीं है। भरतपुर के अंदर सूर्य मंदिर नहीं है, या तो सूर्य मंदिर हम सिरोही कह सकते हैं, सिरोही के अंदर हमको सूर्य मंदिर देखने को मिलते हैं। तो ये वाली चीज़ें आप ध्यान रखोगे। सूर्य मंदिर भरतपुर के अंदर नहीं है, बिल्कुल गलत सुमेलित है ये। सिरोही के अंदर हम कह सकते हैं कि सूर्य मंदिर बने हुए हैं साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ का सही कालक्रम हमको बताना है। हमको उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का क्रम बताना है साथियों कि कौन सा सही रहेगा। सबसे पहले आपको ध्यान आना चाहिए कि खातौली की लड़ाई लड़ी जाती है।
खातौली की लड़ाई लड़ी जाती है सबसे पहले। इन लड़ाइयों के अंदर से हम अगर देखें, खातौली की लड़ाई जो आपको ध्यान आनी चाहिए कि 1517 ईस्वी के अंदर लड़ी जाती है। गागरोन की लड़ाई जो होती है वो 1519 के अंदर लड़ी जाती है। वहीं पर बयाना और उसके बाद हम कहते हैं खानवा की युद्ध जो लड़ाई होती है वो 1527 के अंदर होती है। 1527 के अंदर बयाना की लड़ाई होती है। तो इस प्रकार इसको आप व्यवस्थित कर सकते हो, 2 3 1 के अंदर आप इसको व्यवस्थित कर सकते हो। पहले 2 नंबर आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। गागरोन खातौली की लड़ाई सबसे पहली 1517 ईस्वी में, फिर उसके बाद गागरोन की लड़ाई 1519 के अंदर और 1527 के अंदर लड़ी जाता है बयाना का। आपको इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया। राजस्थान के अंदर राज प्रमुख का पद कब समाप्त होता है? आप सभी को ध्यान आना चाहिए, जैसे ही राजस्थान बनता है पूरा राजस्थान का एकीकरण समाप्त होता है। जैसे एकीकरण कब समाप्त हो रहा है? तो 1 नवंबर 1956 को एकीकरण हो रहा है ना। तो आप ये वाला पॉइंट ध्यान रखोगे, जैसे ही 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण होता है, कंप्लीट होता है, उस समय राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है। तो 1 नवंबर 1956 वाला पॉइंट यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल हमको सुमेलित है वो हमको यहां पर बताना है साथियों। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर के अंदर है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर के अंदर है, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और जैसलमेर वाले के अंदर आकलवुड फॉसिल पार्क है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? तो जैसलमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर है। वैसे ये अगर पूछा जाए ना, राष्ट्रीय मरु उद्यान कुछ इसका हिस्सा बाड़मेर के अंदर भी आता है, कुछ हिस्सा बाड़मेर के अंदर आता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान उद्यानों में ये सबसे बड़ा है साथियों। रणथंबोर वाला अगर हम देखें तो सवाई माधोपुर, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। ये बात भी ठीक है। तो अगर अब देखा जाए, केवला घना पक्षी विहार उद्यान जो है, केवला देव घना पक्षी विहार बोल दो, घना राष्ट्रीय उद्यान बोल दो, ये जो हमको करौली में दे रखा है साथियों गलत है। करौली में नहीं है, ये कहाँ पर है? एक तो इसका आपको ध्यान आना चाहिए, केवला घना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर है। और इसमें आपको ध्यान आना चाहिए कि इसकी जो स्थापना होती है 1981 के अंदर होती है। स्थापना कब हो रही है? 1981 के अंदर हो रही है। और इसी टाइम इसको क्या है, रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है। रामसर साइट, इसको रामसर साइट का इसको दर्जा दिया जाता है। उसके अलावा यूनेस्को में ये शामिल हो जाता है साथियों। यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर शामिल कौन सी है? एकमात्र प्राकृतिक धरोहर शामिल है कौन सी? केवला घना पक्षी विहार जो शामिल है यूनेस्को के अंदर। शामिल कब हो रहा है? तो 1985 के अंदर। कब शामिल हो रहा है? 1985 के अंदर यूनेस्को में शामिल हो रहा है केवला घना राष्ट्रीय उद्यान। 1981 में स्थापना भी होती है और राष्ट्रीय जो क्या है उसको रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों, तारागढ़ किला हमको जोधपुर के अंदर दे रखा है और इसमें हमको क्या करना है? सुमेलित करें, इनको सुमेलित करना है। तारागढ़ किला आप सभी को पता होगा, तारागढ़ किला आप सभी को पता होगा कहां पर है? अजमेर के अंदर है। तारागढ़ किला कहां पर है? ए के अंदर 2 आ जाएगा, अजमेर के अंदर है। उसके बाद जयगढ़ लिखा हुआ है। जयगढ़ का नाम आते ही आपको क्या ध्यान आ रहा है? जयपुर ध्यान आ रहा है। जयगढ़ का नाम लिखते ही हमको क्या जयपुर ध्यान आ रहा है। कीर्ति स्तंभ लिखा हुआ है, तो कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर है। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, तो यानी सी में 3 हो जाएगा। और मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ का किला बना हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 नंबर। 2 4 3 1 वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। तारागढ़ किला हमें एक बूंदी में भी देखने को मिलता है। और ये जो तारागढ़ किला नाम है, ये पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम चेंज कर रख दिया था। तारा उनकी पत्नी का नाम था, तो तारा इनका नाम कर दिया गया था। ये वाला पॉइंट आपको साथ में ध्यान रखना है। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र पूछना चाहता है। संत भूरीबाई का जो कार्य क्षेत्र रहा वो मेवाड़ रहा है। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र कौन सा रहा है? मेवाड़ क्षेत्र रहा है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्य से संबंधित है? राज्यपाल के कार्य से पूछना चाहता है तो अनुच्छेद 156 156 अनुच्छेद नंबर 156 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, जो कि राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। किससे संबंधित रहेगा साथियों? राज्यपाल के कार्यकाल से। ध्यान रखना है 156, बिल्कुल आपको यहां पर ये ध्यान रखना है। निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड,
कौन सा हत्याकांड पूछना चाहता है? नीमुचना हत्याकांड पूछना चाहता है। राजपूताना के किस रियासत में हुआ? ये नीमुचना अब कहाँ पर आ रहा है? नीमुचना का नाम लेते ही आपको अलवर ध्यान आना चाहिए साथियों। एक ना इसमें आपको मैं, जैसे हमने करंट अफेयर की एक सीरीज स्टार्ट की है, तो उसमें हम आपके लिए डेली कुछ साथ में जीके के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो उसमें इस प्रकार की चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे जो फैक्ट हैं, अभी जितने भी हत्याकांड है मैं आपको एक साथ उसमें बता दूंगा, डेट उनकी बता दूंगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हम करंट अफेयर से संबंधित जो वीडियो डेली लेकर आएंगे, सिर्फ वो करंट अफेयर वाला क्या वीडियो रहेगा कि 5 से 7 मिनट में आपको करंट अफेयर का भी डेटा मिल जाए और एक दो कुछ ऐसे फैक्ट मिल जाएं जो इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले फैक्ट हमको, जो कि एग्जाम में आते हैं साथियों, बार बार रिपीटेड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो फैक्ट मैं आपको वहीं पर कुछ एक दो फैक्ट जो रहेंगे डेली के हम वो करेंगे। तो आप वहाँ पे जुड़िए और सभी साथियों के साथ उसको भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। किसके दरबार में निहालचंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत था? निहालचंद के बारे में पूछना चाहता है। ये निहालचंद कहाँ पर थे? तो ये निहालचंद जी जो है सावंत सिंह के दरबार में थे। कौन? निहालचंद। ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। हवा महल जयपुर के बारे में कुछ हमको कथन दे रखे हैं और उनको नीचे दिए गए कूट का प्रश्न का सम्मिलित करना है। और क्या लिखा है? हवा महल के बारे में ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा वाला कथन यहाँ पर सही रहेगा साथियों? अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है। हवा महल 5 मंजिला संरचना है, बिल्कुल राइट बात है ये। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण किया गया था। ये पहली दो बातें तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इसके बाद साथियों ये लिखना चाहता है कि हवा महल में 983 झरोखे हैं। ये वाली पॉइंट यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए आप। या जटिल डिजाइनों से कुछ सजाई गई खिड़कियां हैं। 983 वाली बात को आप गौर से देखिए। 983 नहीं है साथियों, 953 झरोखे हैं। कितने हैं? 953 झरोखे हमको देखने को मिलते हैं। तो ये बात यहाँ पर इसकी गलत हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 व 2 सही है, 3 गलत है। 3 गलत है। तो इसमें क्या हो गया? हवा महल के बारे में कुछ कथन है सही नहीं है या सही है, ये पूछ रहा है। सही है तो 1 व 2 सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। ये कृष्ण के मुकुट के समान आकृति में बना हुआ है। कृष्ण के मुकुट के समान आकृति में बना हुआ है साथियों हवा महल। ये वाली आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। हवा महल से संबंधित 1799 में सवाई प्रताप सिंह वाली बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी, जो कि इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट है साथियों, आम चुनाव में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है। कब कर सकता है? मताधिकार का उपयोग कब करेगा वो? तो आपको ध्यान आना चाहिए कि मताधिकार का उपयोग अगर वह भारत का नागरिक है तो कर सकता है। उम्र क्या है भारत में? अगर वोट कब बनेगा उसका? वोट तो 18 वर्ष की उम्र पूरी होगी, कंप्लीट होगी तभी बनेगा। 18 वर्ष से कम नहीं हो, ये बात भी ठीक है, 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो कम होगा तो उसका वोट ही नहीं बनेगा। सरकार में लाभ के किसी पद पर नहीं हो, ऐसा थोड़ी ना है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में कोई आपका जानकार वैसे भी लगे हुए हो, तो आप देखते हो कि कोई गवर्नमेंट जॉब में लगा, क्या वो वोट नहीं डालता? तो ये बात गलत हो गई। कोई ऐसा थोड़ी ना है, हम इलेक्शन में थोड़ी ना खड़े हो रहे हैं, वोट डालने का तो अधिकार है। कोई जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब में लग गया है तो ऐसा नहीं है कि उसके वोट डालने का अधिकार चला जाएगा। सरकार में लाभ के किसी पद पर नहीं हो, ये बात गलत हो गई है। तो ये क्या है? 1 व 2 सही है, सही विकल्प का चयन हमको करना है। तो 1 व 2 सही है, तो यानी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल मैच यहाँ पर कर रहा है। डी बिल्कुल मैच कर रहा है। हाँ, लाभ के पद पर कब नहीं होना चाहिए? अगर वो कहीं इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तब वो आप कह सकते हैं कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई एमएलए के पद के लिए हो रहा है या एमपी के पद के लिए हो रहा है, जो भी पद के लिए वो खड़ा हो रहा है, तब वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ कौन चलाता है साथियों? राव मल्लीनाथ जी। राव मल्लीनाथ जी कुंडा पंथ चलाते हैं। कुंडा पंथ कौन चलाते हैं? राव मल्लीनाथ जी। इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाबू जी को ऊंट रक्षक देवता, ऊंट राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय जाता है। गोगा जी को श्रम रक्षक देवता भी कहा जाता है। ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? अलवर व भरतपुर की क्षेत्र जो है वहाँ पर जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो जोगिया सारंगी वहाँ पर बजाई जाती है। कौन सी? जोगिया सारंगी वहाँ पर बजाई जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। राजस्थान राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर हमको विचार करना है। निम्न कथन हमको दे रखे हैं और उन पर विचार करना है कि कौन सा वाला यहाँ पर सही रहेगा। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। जो राज्यपाल है उसे भारत का नागरिक तो होना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। हाँ, अगर राज्यपाल बनना है तो उसकी आयु जो है 35 वर्ष होनी ही चाहिए।
इसमें क्या लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए? ये बात गलत हो गई साथियों। लोकसभा का नहीं होना चाहिए, राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये बात भी ठीक है। एक राज्यपाल जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। एक, दो, चार सही है, तीन यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कूट कौन सा है? सही हमको बताना है, तो एक, दो, चार बिल्कुल यहाँ पर सही है। एक, दो, चार यहाँ पर सही है साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटे की छपाई परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? साथियों ये क्वेश्चन जो है ना बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। क्वेश्चन बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। क्यों डिलीट हुआ? क्योंकि ये इसमें क्या कहना चाहता है, क्षेत्र जो है जिसमें बेल बूटे की छपाई मिलती है। बगरू प्रिंट में भी हमें बेल बूटे की छपाई देखने को मिलती है, और सांगानेरी प्रिंट जो सांगानेर का है उसमें भी हमको ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट हुआ है। ये क्वेश्चन बोर्ड ने डिलीट कर दिया था साथियों। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से में सुमेलित नहीं किया जाता है? किसको सुमेलित नहीं किया जाता है? जो लोकायुक्त होता है उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। एक आपको ध्यान रखना कि राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित निगमों में कार्यरत सदस्य है, जिले का मुखिया हो चाहे कोई मंत्री हो, लेकिन मुख्यमंत्री उसके क्षेत्र में नहीं आएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल क्वेश्चन के लिए राइट रहेगा। कौन नहीं आता है? मुख्यमंत्री नहीं आता है, लेकिन अगर ध्यान रखना है कि राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित निगमों में कोई कार्यरत सदस्य है वो उसके अधिकार क्षेत्र में रहेगा। जिला का मुखिया उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, और मंत्री भी उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। ये वाला पॉइंट है ना, मैं आपको ये कहना चाहूंगा अपने नोट्स के अंदर अपडेट करके आप इसको लिख लें। हाड़ौती का सुरंगा मेला, ये हाड़ौती का सुरंगा मेला आपको ध्यान रखना है। चंद्रभागा मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है साथियों। एग्जाम में रिपीट हो सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम देखते हैं चंद्रभागा मेला जो है झालरा पाटन के अंदर लगता है। झालरा पाटन के अंदर ये मेला हमको देखने को मिलता है, और इस एग्जाम में पूछ लिया कि ये हाड़ौती का सुरंगा मेला कौन सा मेला है, तो चंद्रभागा मेला कहते हैं। आप इसको बिल्कुल छोटे से अपने जो जहां आपके नोट्स लिखे हुए हैं उसके अंदर अपडेट जरूर कर लें। हो सकता है एग्जाम में फिर से ये पूछ लिया जाए। अगर आप उसमें लिख सकते हो कि पटवारी एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा रिपीट हो सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, फिर आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, वो चीज़ें होती है ना। तो राजस्थान साहित्य निम्न में से हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा युगम बिल्कुल सही रहेगा, कौन सा युगम हमारे इसके अंदर बिल्कुल सही मैच कर रहा है। राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1958 को, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1958 को स्थापना होती है साथियों, ये बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। निम्न में से उस समूह का चयन करना है जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 3 बार ली हो या उससे ज़्यादा बार शपथ ली हो, उनका चयन हमको करना है। तो इसमें हम क्या राइट करेंगे? मोहनलाल सुखाड़िया हो जाएंगे, हरिदेव जोशी जी हो जाएंगे, अशोक गहलोत हो जाएंगे। यानी बी नंबर ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत इसके लिए राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है, और उसकी अनुशंसा, वो समिति अनुशंसा करती है, जिसके बाद में राज्यपाल उसकी क्या है, RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है साथियों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती है। ये साथियों कल ही बनाई गई थी, तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती है। आप सभी को ध्यान आना चाहिए कल कौन सा था। तो इसमें क्या चल रहा है, अभी फाल्गुन महीना चल रहा था ना, तो फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को हम क्या करते हैं, तिल चौथ संकट चौथ मनाते हैं। तिल चौथ संकट चौथ मनाते हैं साथियों। यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण षष्ठी लिखी है, बलराम हल छठ इसको बोलते हैं, बलराम जयंती या हल छठ इसको कहा जाता है। भाद्रपद की कृष्ण षष्टमी को क्या कहते हैं, षष्ठ को हल छठ कहा जाता है। ये वाला आप ध्यान रखोगे साथियों। इसके बाद आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है साथियों? ये क्वेश्चन क्या है कि 2021 के अंदर पटवारी का एग्जाम हुआ, उस समय का था, लेकिन
इसको अब हम क्या करेंगे कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वर्तमान में कौन है वो हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन तो ये वही है ना, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं, पूछे भी जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, डीबी गुप्ता। डीबी गुप्ता ये एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। एग्जाम में किस प्रकार, करंट से संबंधित हो जाएगा और उस प्रकार आपके एग्जाम में आ सकता है। डीबी गुप्ता राज्य सूचना आयोग हैं साथियों। वर्तमान में आयुक्त कौन है, राज्य सूचना आयोग के आयुक्त डीबी गुप्ता है। लेकिन अगर आपसे राजस्थान निर्वाचन आयोग का पूछ लिया जाए, निर्वाचन आयोग का अगर पूछ लिया जाए तो क्या आप टिक करोगे? ये वाला कंफ्यूजिंग फैक्ट था, इसलिए मैं आपको साथ में बता रहा हूं। मधुकर गुप्ता, डीबी गुप्ता राज्य सूचना आयोग के आयुक्त हैं और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष बोल दो, आयुक्त बोल दो, तो मधुकर गुप्ता आप टिक करोगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर कर बताएं, सभी साथियों के साथ इसको शेयर करें। जो कुछ अन्य सुझाव हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि आपके लिए एक बेहतर वीडियो लेकर आ सकें। आपके लिए हमने डेली करंट अफेयर से संबंधित वीडियो की एक शुरुआत की है, तो आप वो भी जाकर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।